वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो को चालू करने से पहले एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली दिवाली तक आपको ढेर सारा प्रॉफिट हो, ये मेरी आशा है और मैं मानता हूँ कि आपको होगा भी ऐसा प्रॉफिट और अच्छा प्रॉफिट जरूर आपको होगा अगर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते रहोगे तो आज हम अडानी पावर के बारे में बात करेंगे और अडानी पावर के शेयर को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अडानी पावर कंपनी क्या काम करती है हम ये जान लेते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल से पहले कंपनी क्या काम कर रही है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अडानी पावर लिमिटेड जो कंपनी है ये एक होल्डिंग कंपनी है जो कि एनजेड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को प्रोवाइड करवाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है एक तरीके से बाय कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एंड कोल ट्रेडिंग, मतलब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ये आपको क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है एक तरीके से उसके थ्रू। तो जिन लोगों के घर पे अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि अडानी एक मेन सोर्स है, मतलब एक मेन सेक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है मुंबई के अंदर। तो मैं आगे आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ कंपनी के कि कंपनी फंडामेंटली पुअर है या स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मैं कंपनी का फंडामेंटल्स लेके आ गया हूँ। अगर आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो ये लगभग 14,500 करोड़ के लगभग है, तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की इतनी अच्छी नहीं है अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये काफ़ी कम नज़र आ रही है और ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी अभी एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो ये -6.39 है, तो मतलब ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल चुका है कि कंपनी अभी घाटे में चल रही है और ऐसा भी इंडिकेशन है कि खासा ज़्यादा घाटा कंपनी को हो रहा है अगर कुछ समय से देखा जाए तो। अगर इसका पीबी रेशियो देखें तो पीबी रेशियो इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं है, पीबी रेशियो अभी सिर्फ 2.21 पे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेक्टर के मुकाबले देखोगे तो सेक्टर के मुकाबले आपको ये महंगा मिल रहा है, क्योंकि सेक्टर का पीबी सिर्फ 1.5 है जबकि इसका पी 2.21 है, और जबकि जो सेक्टर की कंपनीज हैं वो प्रॉफिट में भी चल रही हैं और अडानी पावर प्रॉफिट में भी नहीं चल रहा है। और अगर इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी घाटे में चल रही है, तो इसमें कोई डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है, जबकि सेक्टर में डिविडेंड भी खासा अच्छा मिल रहा है, लगभग 3.5% का डिविडेंड आपको सेक्टर में मिल रहा है। तो अगर इसको सेक्टर के मुकाबले इस कंपनी को कंपैरिजन किया जाए तो इस कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस है एज कंपैरिजन टू सेक्टर यानी जो कंपटीशन में जो कंपनी के कंपटीटर्स है तो उसके मुकाबले इसके कंपटीटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो अब हमें आगे इसके और परफॉर्मेंसेस देखने पड़ेंगे और फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कि क्या कोई और एरिया में ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए, कंपनी के पिछले 4 साल से कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से कंपनी की जो दिक्कत है वो है प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कंपनी का घाटा ज़्यादा हो और इसके चलते इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए कंपनी घाटे में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पक्की हो गई है कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को सही से मैनेज करती है, मतलब जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको अगर सही से मैनेज करे तो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता पड़ेगा जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है जो कि हर अडानी के शेयर में ये दिक्कतें नजर आई हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर शेयर में लगभग 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होती है। लेकिन कल मैंने जो अडानी गैस वाली आपके लिए एनालिसिस किया था उसमें ही एक ऐसी कंपनी थी अडानी की जिसके अंदर कोई भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ था, लेकिन आज इस कंपनी में भी 22% की होल्डिंग प्लेज की हुई है। तो इसमें लिए आपके लिए एक चिंता वाली बात है कि अगर आप अडानी पावर में इन्वेस्टेड हैं तो
तो आपके लिए एक चिंता वाली बात है, क्योंकि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनको शेयर प्लेज करने पड़ रहे हैं। क्योंकि प्लेज करने पे उनको कैश मिल जाता है और ताकि वो कैश को बिजनेस में लगा सके और अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तो इसमें नी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे डीआईआई का थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5-6% की होल्डिंग डीआईआई के पास है, जबकि हर कंपनी के अंदर जो अडानी का मैंने एनालिसिस किया था उसमें लगभग 20% की होल्डिंग एफआईआई के पास थी, और यहाँ पे वो होल्डिंग सिर्फ 12% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी लगभग 6.5% की होल्डिंग है। तो मतलब अभी तक मैंने जितनी भी कंपनी का एनालिसिस किया है उसमें से रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के अंदर हैं। तो यहाँ पे सीधा बात है कि पहले शायद एफआईआई ने माल खरीदा हो, बाद में मार्केट ओपन मार्केट में बेचा हो, तो रिटेल ने उठा लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि कंपनी ने अपने 22% शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,500 करोड़, तो मतलब कंपनी ने लगभग, अगर आप उसका 20% एक बारी को निकालते हो तो वो लगभग निकल के आता है 3,000 करोड़ के लगभग वो निकल के आता है। तो लगभग 3,000 करोड़ का कंपनी ने शेयर प्लेज करवाए हुए, मतलब कंपनी के लिए भारी दिक्कतें बनी हुई हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से कंपनी को खासी ज़रूरत है। और अगर हम कंपनी की टॉप लाइन की बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन हर साल एक अच्छी नज़र आ रही है, हर साल कंपनी की टॉप लाइन में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, जो कि मैंने आपको बोला था कि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हद से ज़्यादा हो सकते हैं। आप देखिए, कंपनी को रेवेन्यू मिला लगभग 27,000 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का 24,000 करोड़ का तो सिर्फ एक्सपेंस ही था। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि कंपनी का कितना, लगभग 90% कंपनी का टोटल इनकम का एक्सपेंस है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कंपनी के नज़रिए से। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट की बात करोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट भी लगभग 5,000 करोड़ से हर साल दिया जा रहा है। तो मतलब कंपनी की जो टोटल इनकम है उससे कंपनी लगभग 20% का पैसा जो उसका है अर्निंग का, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता तो कंपनी को लगभग 3,000 करोड़ का मुनाफा दिखता। तो अडानी की हर कंपनी में यही दिक्कतें हैं कि कंपनी में मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते जो मुनाफा मतलब इनकम कंपनी को मिलती है वो आधे से ज़्यादा डेट पे करने में चली जाती है, और कंपनी के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। तो इस पर कंट्रोल नहीं है हर कंपनी के अंदर। सिर्फ एक सही पोजीशन पे जो कोई कंपनी है वो है अडानी गैस, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगी फंडामेंटली। अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, उसको मैंने कल ही अपलोड किया था। अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका माइनस में ही होगा, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। तो सीधी सी बात है कि अर्निंग पर शेयर भी इसका माइनस में ही होगा। तो ये आप देख सकते हो कि शेयर कितना ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। तो ये शेयर में, अडानी के हर शेयर में आपको ऑपरेटर द्वारा जो क्या कहते हैं कि शेयर की रेट भगाई जा रही है, तो आपको उसमें फंसना नहीं है। इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जो कि मैं आपको 1-2 स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए और आपको ज़रूर आने वाली 1-2 स्लाइड में इसके बारे में पता पड़ जाएगा। अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू भी माइनस में है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन और मिल गया है कि कंपनी की जो डेट है वो हद से ज़्यादा है और एसेट कंपनी के नी के बराबर है। तो कंपनी को यहाँ पे बहुत पुअर बैलेंस शीट भी कंपनी की यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट में जो पोजीशन है वो भी बहुत वीक है। तो ये शेयर को एकदम अच्छा खासा तरीके से भगाया जा रहा है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, बी कॉशियस, बी कॉशियस। अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले ज़रूर गिरा है, लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि 31% के बाद अगर 26% इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हुआ है तो मतलब लगभग 5%, यानी कि अगर आप 15% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला जरूर है। लेकिन अगर कंपनी जब घाटे में चल रही हो तब इसको भी एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। लेकिन एट दी एंड अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो इसमें भी आपको गिरावट नजर आई है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके चलते ये रेशियो चेंज होता है, ये इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन एट दी एंड जो आपको और मेरे को मैटर करता है वो है कंपनी का बॉटम लाइन और एट दी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज।
तो ये कंपनी का माइनस में है और हर पिछले 3 साल से लगातार कंपनी घाटे में है। तो ये कंपनी के लिए दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि एट दी एंड आपको और मेरे को चाहिए कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए, एट दी एंड वो लॉस में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर लॉस में आएगी तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कंपनी कहीं डूब ना जाए, नहीं ऐसा हर बंदे के मन में ऐसा ख्याल आता है। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले ऐसे हो कि जिसके मन में ऐसा ख्याल आता है। तो आप प्लीज़ बी कॉशियस, कंपनी इतना घाटा कर रही है और ये आने वाले समय में और ऐसा घाटा कर सकती है। भले ही बिजनेस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन कर सकती है। इसका एक और रीज़न है जो कि मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 0 मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी तो शायद है ही नहीं, मतलब नी के बराबर हो गई है। क्योंकि क्या रिटर्न ऑन इक्विटी 0.0 तो मतलब ये भी एक कॉशियस वाली बात हो गई है। और पिछले साल ये -236.46 था, ये भी चीज़ नेगेटिव में ही शो होगी। अगर आप इसका आरओसी देखोगे तो आरओसी भी नी के बराबर है। आरओसी मतलब जो शेयर का, जो कंपनी का टोटल पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कंपनी का हो ही नहीं रहा है, तो आरओसी देखने का कोई बात ही नहीं बनती है। तो आरओसी भी कंपनी का बहुत ही बेकार है। मतलब कंपनी की फंडामेंटली चीज़ें सारी ही बेकार आ रही है। अगर कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी गिरावट है और ये भी नेगेटिव है। तो मतलब कंपनी की एसेट क्वालिटी डिक्रीज हो रही है और कंपनी के जो थोड़े एसेट्स हैं वो टाइम से टाइम पे अच्छे खासे डेप्रीशिएट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं और बुक वैल्यू भी कंपनी की खासी पुअर नज़र आई थी। अब कंपनी की अगर हम करंट रेशियो की बात करें, ऑल्दो पिछले 3 सालों में से अभी ये सबसे ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर भी ये 1 से कम है, तो मतलब कंपनी को थोड़ा सा करंट लाइबिलिटी पे करने में दिक्कतें हो सकती है। ऐसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जबकि जब मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत कम है और जो कंपनी ने अपने शेयर प्लेज किए हुए हैं वो इसीलिए प्लेज किए हुए हैं क्योंकि करंट लाइबिलिटीज पे करने में वो नाकामयाब हो रही है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज पे करने में नाकामयाब हो रही है, अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ रहा है उसको अपने और फंड जनरेट करने के लिए। तो इसीलिए आपको भी इसमें कॉशियस रह जाना है, क्योंकि कंपनी में बहुत अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही है। कंपनी की अगर क्विक रेशियो की बात करें, ऑल्दो ये भी पिछले 3 साल से बढ़ा है, लेकिन ये रीजनेबली जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसमें भी आपको कॉशियस रहना है। इसमें अगर 1 से ऊपर दिखता है ये आने वाले कुछ सालों में, तो आपके लिए ये एक बढ़िया बात हो सकती है। अब अगर ये एक और पॉजिटिव चीज़ है ऑल्दो ये नेगेटिव, लेकिन है पॉजिटिव भी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो पहले था 55, फिर 151 हो गया, इस बार हो गया -24.53। मतलब कंपनी इतना घाटे में आ गई है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी यहाँ पे वो है ये है कि 2019 के मुकाबले एक अच्छा खासा डेट डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले साल था -151, इस बार हो गया -24.53। अब माइनस में है तो आप ये मत सोचना कि माइनस में तो इक्विटी यही है, ऐसा नहीं है। अगर माइनस में होता है तो डेट टू इक्विटी इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, आप ये समझिए। तो ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अडानी पावर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जब रिलायंस भी 1000 से 1600 के बीच के रेंज में घूमता रहता था, अब आज वो 2000 के रेट पे क्यों आया? क्योंकि पहले उसकी उधारी खासी ज़्यादा थी और वो लगभग 1000 के ऊपर वापस आ जाता था। लेकिन आज आप बताओ कि क्या रिलायंस फिर से 1000 रुपये आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास इक्विटी बहुत ज़्यादा है और डेट नी के बराबर है, और जिस कंपनी के पास डेट नी के बराबर होता है वो कम रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उस कंपनी को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा एट दी एंड, और वो जो प्रॉफिट कमाएगी एट दी एंड वो अपने शेयर होल्डर्स को देगी या फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी। तो इसलिए जो हाई डेट होल्ड करती है कंपनी, उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ उस कंपनी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एट द एंड कंपनी का रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर कंपनी की उधारी ज़्यादा होती है तो फिर कंपनी का उस इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही पूरा काम चला जाता है।
तो एट दी एंड आपको एक तो डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है, शेयर का प्राइस ऑपरेटर भगा देते हैं तो थोड़ा शेयर के प्राइस में आपको मुनाफा हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक कैश फ्लो भी मिलना चाहिए। अगर आपके अंदर कैश इनफ्लो नहीं होगा तो आपका पैसा 5 साल तक यूं ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि आपको तो आपने ये सोचा कि 5 साल के बाद आप इसको विड्रॉ करोगे, लेकिन अगर डिविडेंड ही नहीं मिलेगा तो आपको कैश इनफ्लो नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर आपको सिर्फ शेयर के ऊपर रिटर्न मिलेगा। अगर शेयर की प्राइस 100% बढ़ गई होगी तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। मैं होप करता हूं कि आप मेरे कहने का मतलब समझे होंगे। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो इसका बहुत ही पुअर है, एकदम पुअर इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, एक से कम इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसका मतलब ये है कि कंपनी इतना भी नहीं कमा पा रही है जितना कि इसको अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर इसके सेल्स परसेंटेज की बात करें, ऑल्दो सेल्स परसेंटेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिला है। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑल्दो इस साल तो नेट प्रॉफिट माइनस में ही है, लेकिन आप सभी को पता है ये CAGR के बेसिस पे, तो इस साल तो कंपनी घाटे में आई है, तो इसका देखने का कोई मतलब है ही नहीं है। ऑल्दो आप ये मत समझिएगा कि ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको, ये सितंबर 2020 तक का है, ऐसा नहीं है, ये मार्च 2020 तक का है। इसके बाद का डेटा एग्जैक्टली अच्छा मिलता नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ नहीं पाता हूँ। ऑल्दो मेरी टीम लगी रहती है, वो आपके लिए ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं बाद में भी। और अगर हम कंपनी के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डाइवर्सिफाइड पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो वो है 8। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की बात करें तो 74% है। और 14 GW वो है जनरेशन, इसकी कैपेसिटी भी बहुत खासी है। इसकी टीम साइज लगभग 3000 लोगों की इसकी टीम साइज है। और प्राइवेट का सबसे बड़ा ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। और 84% इसका कोल टाई अप फॉर डोमेस्टिक कोल बेस्ड कैपेसिटी है इसका। तो ये सब चीज़ें इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन एट दी एंड हमको जो मैटर करता है वो है कंपनी फंडामेंटली एक अच्छे शेयर का जो भाव है वो अच्छे रेट पे मिलना चाहिए, और कंपनी का जो फंडामेंटल से वो शूट हो रहा हो, जैसी कंपनी हमको इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंपनी के अंदर हमको। तो अब इस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना चाहिए या नहीं, तो इसका मैं अब आपको इस स्लाइड में इसका मतलब मैं बताऊंगा। तो देखिए, कंपनी का जो शेयर है वो भले ही अभी 36 रुपीज़ पे मिल रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक कचरे के भाव में मिल रहा है ये शेयर आपको भी। लेकिन अभी इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 73 इसका ऑल टाइम हाई भी है। लेकिन अडानी में एक मूवमेंट देखने को नजर आ रहा है और हर शेयर को भगाया जा रहा है ऑपरेटर के थ्रू। तो प्लीज़ आप भी कोशिश लीजिए, क्योंकि ऑपरेटर अगर शेयर भगा रहा है तो बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना, तो उस दिन ये शेयर आज ग्रीन है ना, उस दिन ये शेयर रेड में होंगे, तब इन शेयर को खरीदने का मौका बनेगा आपके लिए। ऑल्दो ये शेयर का जो सही रेट होगा वो तो अभी मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस ग्रो करेगा, ऑल्दो मेन दिक्कत क्या है कि डेट टू इक्विटी रेशियो खासा ज़्यादा है। अगर कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो एक तरीके से एक बार फिर भी रीजनेबली ओके, लेकिन अगर कंपनी का डेट उधारी इतनी ज़्यादा होगी ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। भले वो शेयर का प्राइस 25 रुपये हो, 12 रुपये हो, 10 रुपये हो, भले ही 2 रुपये क्यों ना हो, लेकिन शेयर अगर इतना डेट टू इक्विटी होल्ड करेगा तो उस शेयर में ज़्यादा ऊपर जाने का चांस नहीं रहेगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अडानी पावर लिमिटेड का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे अगर आप इस कंपनी में सही से अगर ज़रूरी है आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप 20 से 25 के बीच में शेयर को ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 में ले सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल से इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसमें तो मेरे ख्याल से इनको इतना अच्छे प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहे हैं जितने कि बाकी अदर कंपनी में अडानी को मिल रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ कॉशियस हो जाइए। ऐसे मत देखिए कि अडानी के हर शेयर 50 रुपये से 500 पे पहुंच गया तो ये भी 36 से 500 तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या, वो रोज सर्किट लगता रहेगा, एट दी एंड आपको मुनाफा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ ऑपरेटर एकदम से
माल लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, और एट दी एंड क्या होगा, आपने तो पहले माल ले लिया होगा, आप खुश हो रहे होंगे कि आपका शेयर 200-250 तक पहुंच गया, लेकिन एट दी एंड क्या होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर वो वापस 5% लोअर सर्किट 5% लोअर सर्किट, एट दी एंड यही हो जाएगा। आप पूछ लेना, रुचि सोया में लोगों को इतनी खुशी हुई थी, फिर एट दी एंड जब उनके कपड़े फटे थे ना, मानोगे नहीं, मतलब रो रो के लोगों की वाट लग गई थी। तो इसीलिए आप प्लीज़ भी कॉशियस रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ अपनी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। ओके, थैंक यू।